मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में निर्वाचन आयोग ने मतदान की तारीख का किया ऐलान। विधानसभा के निर्वाचन के ऐलान के साथ प्रदेश में आचार संहिता लागू। ग्वालियर में जिला निर्वाचन अधिकारी ने आचार संहिता का पालन करने की अपील की। चुनाव आयोग ने सोमवार का मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। इन राज्यों में चुनावी प्रक्रिया 27 दिन चलेगी। सबसे पहले मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होगा। इसके बाद मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 नवंबर और 17 नवंबर को वोटिंग होगी। फिर 23 नवंबर को राजस्थान और 30 नवंबर को तेलंगाना में वोट डाले जाएंगे। सभी 5 राज्यों में एक साथ 3 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे। मध्य प्रदेश में अभी बीजेपी सत्ता में है तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। तेलंगाना में केसीआर की पार्टी बीआरएस की, तो वहीं मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट सत्ता में है। इसके साथ ही संपूर्ण प्रदेश के साथ ग्वालियर जिले में भी आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय कुमार सिंह ने सभी से आचार संहिता का पालन करने की अपेक्षा की है। श्री सिंह ने शासकीय अमले को भी कड़ाई से आचार संहिता का पालन करने के निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो विभिन्न जातियों और धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच विद्यमान मतभेदों को बढ़ाए या घृणा की भावना उत्पन्न करे या तनाव पैदा करे। जब अन्य राजनीतिक दलों की आलोचना की जाए तब उनके नीतियों और कार्यक्रम पुराने आचरण और कार्य तक ही सीमित होनी चाहिए। ये भी आवश्यक है कि व्यक्तिगत जीवन के ऐसे सभी पहलुओं की आलोचना नहीं की जानी चाहिए जिनका संबंध अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं के सार्वजनिक क्रियाकलाप से न हो। अन्य दलों या उनके कार्यकर्ताओं के बारे में कोई ऐसी आलोचना नहीं की जानी चाहिए जो ऐसे आरोपों पर जिनकी सत्यता प्रमाणित न हुई हो या तोड़ मरोड़ कर कही गई बातों पर आधारित हो। मत प्राप्त करने के लिए जाति या सांप्रदायिक भावनाओं की दुहाई नहीं दी जानी चाहिए। मस्जिदों, गिरजाघरों, मंदिरों या पूजा के अन्य स्थानों का निर्वाचन प्रचार के लिए मंच के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। किसी दल द्वारा जुलूस उन स्थानों से होकर नहीं ले जाने चाहिए जिन स्थानों पर दूसरे दल द्वारा सभाएं की जा रही हैं। एक दल द्वारा निकाले गए पोस्टर दूसरे दल के कार्यकर्ता द्वारा हटाए नहीं जाने चाहिए। राजनीतिक दल या अभ्यर्थी किसी प्रस्तावित सभा के स्थान और समय के बारे में स्थानीय पुलिस पदाधिकारियों को उपयुक्त समय पर सूचना दे देनी चाहिए ताकि उनके द्वारा यातायात को नियंत्रित करने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जा सके। आज भारत निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सूचित किया है कि निर्वाचन के तारीखों की घोषणा हो गई है। उसका मतलब यह है कि आज से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जैसा मैंने अभी आप लोगों से चर्चा की, आदर्श आचार संहिता के कई पहलू हैं। एक पहलू राजनीतिक दलों के लिए है, एक पहलू शासकीय मुलाजिम के लिए है, एक पहलू अन्य लोगों के लिए है। उसमें प्रमुख रूप से ये बात है कि जो लोग चुनाव के भागी हो रहे हैं, जो राजनीतिक दल चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत सारी रेगुलेशंस हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको करना है और बहुत सारी चीज़ें नहीं करना है। मसलन द्वेष फैलाने वाली कोई बात नहीं करनी है। अगर कोई बात करनी है तो नीतियों आधारित होनी चाहिए, व्यक्तिगत आक्षेप आधारित नहीं होनी चाहिए। दूसरे के कार्यक्रमों में व्यवधान नहीं लाना है, ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। चुनाव के दिन में 200 मीटर के अंदर की क्या प्रतिबंध है वो उनको बताया गया है। बूथ जो लगेगा 200 मीटर के बाहर लगेगा, ये उनको बताया गया है। बाकी जो सरकारी मुलाजिम है उनके लिए बहुत सारे प्रतिबंध हैं। आदर्श आचार संहिता में प्रतिबंध ये है, सरकारी खर्चे पे विज्ञापन नहीं हो सकता और सरकारी मुलाजिम के बारे में ये स्पष्ट होनी चाहिए कि वो निष्पक्ष रहे और निष्पक्ष दिखे, ये महत्वपूर्ण बात है। बाकी लोगों के लिए भी अपेक्षाएं बहुत सारी की गई हैं। उनमें से ये कि किसी भी प्रचार प्रसार का अगर भागी होते हैं तो कोई ऐसी चीज़ लेकर के ना जाएं जिसका दुरुपयोग कोई गैर कानूनी कार्यों में हो सकता है। ये बाकी लोगों के लिए भी प्रतिबंध है। चुनाव की जो नामांकन की प्रक्रिया होगी उसके लिए अलग अलग कक्ष तैयार किए जा रहे हैं। वो कक्ष की सूचना हम आप लोगों को देंगे। आज से आदर्श आचार संहिता लागू होने का अर्थ यह है कि जो संपत्ति विरूपण हटाने की कार्रवाई बहुत तेजी से की जानी चाहिए। वो 6 विधानसभा में कार्रवाई की। सर, आगामी दिनों में त्योहार है, नवरात्रि है, दीपावली, ऐसे में दीपावली के बाद वैवाहिक समारोह भी शुरू हो जाते हैं। हेलो, किस तरह का आपने प्लानिंग की है? सामाजिक कार्यों को रोका नहीं जाना चाहिए, नहीं रोका जा सकता, पर रेगुलेट की जानी चाहिए। व्यवस्थित तरीके से चीज़ें वो देखनी पड़ती है। इसीलिए जो परमिशंस की व्यवस्था की गई है वो परमिशन चाहे सभाओं की हो, चाहे गाड़ियों की हो, चाहे वो
कोई और चीज़ की हो वो लागू होती है। 144 संयोगवश पहले से भी इस जिले में लागू है। तो जो 144 के प्रावधान जो प्रचलित है वो सामाजिक कार्यक्रमों में भी रेगुलेट करने के दृष्टिकोण से लागू है, और मना ही नहीं, अनुमति ले करके का नहीं है। सर, ग्वालियर में बड़ी सभाएं चुनावी करने के लिए क्या स्थान, कितने स्थान चिन्हित किए गए, कहाँ ये सभा हो गया? देखिए, कुल मिलाकर के जिले में करीब 20 ऐसे जगह चिन्हित हुए हैं जहाँ पे बड़े कार्यक्रम, बाकी बहुत सारे छोटे छोटे कार्यक्रम भी होते हैं और उनकी संख्या 50 से भी ज़्यादा है। इसके अलावा हमने ये भी कहा है कि अगर अभी भी किसी को लगता है कि कोई स्थल छूट गया है जहाँ सुविधाजनक तरीके से सभा हो सकती है, नुक्कड़ सभा हो सकती है, वो देंगे तो सूची को और बेहतर। सर, एक सवाल और सर, अभी गुर्जर जो आंदोलन हुआ था, अभी सोशल मीडिया पे लगातार 12 तारीख का मैसेज किया जा रहा है, तो चूंकि पूर्व में घटना हो चुकी है, उस तरह से सबक लेते हुए प्रशासन किस तरह की तैयारी? लेकिन उनकी भी बहुत लोगों से लगातार संपर्क है, वो भी लगातार हमारे संपर्क में, हम उनके संपर्क में हैं। लेकिन 12 तारीख का मैसेज कर रहे हैं कि उनकी एक चिंता ही रही है कि निर्दोष लोग ना परेशान किए जाएं, और वो वाजिब है, और वो वैसे भी ये सुनिश्चित करते ही हैं, और उनके लोग सब लगातार संपर्क में हैं, और बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि वो इसके भागी बिल्कुल नहीं है। बाकी कानूनी जो आवश्यकता लगी वो की जाएगी, कानून सर, ग्वालियर जिले में कितनी है महिला पुरुष और 16,25,000 हमारे 16.25 लाख के ही मोटा मोटी ये हमारे वोटर्स हैं, और आपने 1659 मतदान केंद्र हैं अपने। जहाँ तक संवेदनशील मतदान केंद्रों की बात है, वो अभी तय होने में समय लगता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है जो अभी आने वाले दिनों में होगी, वो नया तरीके से शुरू करना पड़ता है। तो 1659 मतदान केंद्र हैं और 16,25,000 हमारे मतदाता हैं। 18 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहाँ पर मतदाता की संख्या 1500 से ज़्यादा है, जहाँ पे अपने को सहायक मतदान केंद्र बनाए। सर, अक्सर जो थर्ड जेंडर है वो मतदान से हमेशा पीछे रहता है, इस बार किस तरह की? इस बार कोशिश ये की है कि जो आयोग की मंशा है कि कोई मतदाता मतदान से छूटे नहीं, उसकी भावना बिल्कुल लेटर एंड स्वीट में जो बोलते हैं ना, पूरी तरीके से पालन हो, और उसके लिए हमने मतदाता सूची से जुड़े लोगों को लगातार प्रेरित किया कि उनका नाम जोड़िए और उनसे संपर्क करिए, और एक व्यक्ति को वोट देने जाने में कोई कठिनाई नहीं हो, अकेला भी जाना चाहे तो ये सुनिश्चित करिए। तो हमारा जो वोटर लिस्ट बनाने वाला अमला है वो उनसे संपर्क में है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हाँ, ये स्वीप की गतिविधि तो लगातार जारी रहेगी। अगर मैं कोई ऐसा अभियान आप लोग की मदद से करता हूँ निर्वाचन के दिन कि जो वोट के लिए निकलने को प्रेरित करता हूँ, तो मतदान के दिन की वो कार्रवाई भी स्वीप की गतिविधि है। कहीं ना कहीं सर मतदाता सूचियों में भी सर गड़बड़ है, जिसमें जो है लोगों को अपना नंबर ढूंढने में ही बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो उसके लिए अब तो क्योंकि उसके लिए तो बड़ी सरल तरीके आजकल हो गए हैं। हम लोगों ने जो रणनीतिक दलों से बैठकें की हैं, जो प्रेस से चर्चा की, उसमें भी बताया है कि आप अपना नाम कैसे सर्च करेंगे, आप अपना ई-पिक कैसे ई-पिक डाउनलोड करेंगे, कैसे आप अपने मतदान केंद्र की जानकारी लेंगे, ये सारी इस तरीके से। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP टुडे नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।